फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे द्वितीयक वृद्धि के बारे में। अगर आप पहली बार इस चैनल की क्लास लगा रहे हैं तो प्लीज़ पहले चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप बाकी के लेक्चर को ज़रूर देखें, तभी आपको आज वाली क्लास समझ में आएंगी। क्योंकि हम अध्याय 6 कर रहे हैं और आज इसका अंतिम पार्ट कर रहे हैं, द्वितीयक वृद्धि। अब द्वितीयक वृद्धि क्या होती है? आप जब भी द्वितीयक वृद्धि नाम आए तो उसके साथ आप एक नाम जोड़िएगा, केबियम। क्या जोड़ेंगे? केबियम। जहाँ पर केबियम प्रेजेंट होगा सिर्फ वहीं पर द्वितीयक वृद्धि होगी। और केबियम किस में प्रेजेंट होता है? ये ओनली द्विबीजपत्री पौधों का फीचर है। ये किसका करैक्टर है? ये सिर्फ द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधों में या पादपों में केबियम अपसेंट या अनुपस्थित होता है। द्वितीयक वृद्धि को आप किससे रिलेट करेंगे? केबियम से। शुरू करते हैं आज की क्लास। मूल तथा तना लंबाई में शीर्ष विभाज्य की सहायता से बढ़ते हैं, इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उनकी मोटाई भी होती है। इस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। यह एक बीजपत्री मूल तथा तने में नहीं होता। जिम्नोस्पर्म के तने तथा मूल में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। जो उत्तक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें पार्श्वीय मेरिस्टेम, सहवन केबियम या कोर्क केबियम कहते हैं। क्या है? जो जड़ और तना शीर्ष मतलब सिरे की लंबाई करते हैं। जैसे तना तो ऐसी अवस्था में ऊपर बढ़ेगा और जो जड़ है वो भूमिगत अवस्था में नीचे की ओर ऐसे बढ़ेगी, उसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक वृद्धि। लेकिन जब द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, इनकी आपस में पार्श्वीय मोटाई भी होगी, मतलब ये ऐसे भी बढ़ेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? द्वितीयक वृद्धि। और द्वितीयक वृद्धि किस में होती है? द्विबीजपत्री पादपों में। एक बीजपत्री पादपों में ये चीज अपसेंट होती है। ये लाइन यहाँ पर रही, इस लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। और द्वितीयक वृद्धि किसकी सहायता से होती है? केबियम की सहायता से। जहाँ पर केबियम प्रेजेंट होगा वहीं पर द्वितीयक वृद्धि होगी। इन्हें पार्श्वीय मेरिस्टेम्स, पार्श्वीय मतलब जो साइड में विभाजन करने वाली कोशिकाएं, सहवन केबियम, कोर्क केबियम कहते हैं। अब देखते हैं सहवन केबियम के बारे में। मेरिस्टेम में सतह पर जो सहवन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम को काटती है उसे सहवन केबियम कहते हैं। क्या? मेरिस्टेम सतह। मेरिस्टेम सतह कौन सी होती है? जहाँ पर कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा होता है। में उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम को काटती है उसे सहवन केबियम कहते हैं। मतलब ये एक है, ये जाइलम है और ये क्या है? फ्लोएम है। ये फ्लोएम हो गया, तो उनके बीच को जो काटेगी उसे हम क्या कहेंगे? सहवन केबियम। ये क्या कर दिया? केबियम ने इसको काट दिया। जाइलम और फ्लोएम को जो बीच में जो काटेगा उसे हम क्या कहेंगे? केबियम। सेसव तने में यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक एकल सतह के रूप में खंडों में होता है, बाद में संपूर्ण छल्लों के रूप में विकसित हो जाता है। मतलब जितना ज्यादा तना नया या सेसव अवस्था में होगा तब तो यह सहवन मंडल खंडों में होगा, लेकिन जैसे जैसे तना विकसित होगा तो ये छल्लों का रूप धारण कर लेगा। आगे देखते हैं केबियम में छल्ले का बनना। क्या? केबियम में छल्ले का बनना। द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम के बीच स्थित केबियम अंतःपूलीय केबियम होता है। जो द्विबीजपत्री तने हैं उनके प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बीच जो केबियम प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे? अंतःपूलीय केबियम। क्या कहेंगे? एक बार मेरे साथ नाम को रिपीट कीजिएगा, अंतःपूलीय केबियम। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपूलियों के समीप होती है ये मेरिस्टेम में हो जाती है और एक अंतरापूलीय केबियम बनाता है। इस प्रकार केबियम का एक अखंड छल्ला बन जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपूलियों के समीप होती है, अंतःपूलीय केबियम के पास जो कोशिकाएं होंगी उन्हें हम मध्यांश किरणों की कोशिकाएं कहेंगे। ये मेरिस्टेम में मतलब विभाजन की क्षमता रखने वाली होती है और एक अंतरापूलीय केबियम बनाती है। और इसके बाद में फिर केबियम एक पूरे छल्ले के रूप में विकसित हो जाता है। केबियम छल्ले की क्रिया।
केबियम छल्ला सक्रिय हो जाता है और बाहर तथा भीतर दोनों ओर नई कोशिकाएं बनाता है। क्या ये सक्रिय हो जाएगा और अपने बाहर और भीतर दोनों ओर क्या बनाएगा, नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा। जो कोशिकाएं पित्त की ओर होती है, पित्त कहाँ होता है, मध्य में, वे परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम बनाती है और जो बाहर परिधि की ओर होती है वे द्वितीयक फ्लोएम बनाती है। मतलब इसके पास की कोशिकाएं तो क्या बनाएगी, जाइलम जो पानी का सेवन करेगी, और जो बाहर परिधि की ओर होगी वो क्या बनाएगी, फ्लोएम जो क्या करेगी, भोजन का सेवन करेगी। ये क्या है, पित्त है बीच वाला हिस्सा, और वो क्या बनाएंगे फिर, द्वितीयक फ्लोएम। केबियम प्राय भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है, मतलब जाइलम की ओर ज्यादा सक्रिय होगा, भीतर पित्त की ओर ज्यादा सक्रिय होगा, जबकि बाहर इतना सक्रिय नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है। पित्त की ओर ये ज्यादा सक्रिय होगा और पित्त के पास ये क्या बनाता है, जाइलम का निर्माण करता है। जहाँ पर ज्यादा सक्रिय होगा तो फिर जाइलम का ज्यादा संख्या में बनेंगे, तो क्या होगा, द्वितीयक में जाइलम अधिक बनता है और द्वितीयक फ्लोएम कम बनता है। द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र एक संघन पिंड बन जाता है, अतः प्राथमिक तथा द्वितीयक फ्लोएम सने सने दब जाते हैं। मतलब द्वितीयक फ्लोएम कम बनेंगे और पिंड के रूप में इकट्ठे होने लग जाते हैं, और जैसे जैसे जाइलम ज्यादा बनता जाएगा वो फ्लोएम को दाब लेता है, क्योंकि द्वितीयक जाइलम अखंड रूप से बनते रहते हैं। प्राथमिक जाइलम केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बने रहते हैं। कुछ स्थानों पर केबियम प्रेरकाइमा की एक संकरी पट्टी बनाते हैं। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम में होकर अरीय दिशाओं में जाती है। इनको द्वितीयक मज्जाकिरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा केबियम छल्ले कैसे बनते हैं। केबियम छल्ले क्या बनेंगे, जो पित्त होती है अपनी बीच में होते हैं उसके आसपास के एरिया में द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम का निर्माण करेंगे। पित्त के पास ये द्वितीयक जाइलम का निर्माण करते रहते हैं जो ज़्यादा सक्रिय होते हैं, और उसके बाहर की ओर परिधि की ओर क्या करेंगे, द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करेंगे जो सक्रिय रूप से कम सक्रिय होते हैं और उनका द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण कम होता है। तो जाइलम लगातार बनते रहते हैं तो वो फ्लोएम को दबा लेते हैं, क्योंकि फ्लोएम का संख्या में कम बनेंगे तो वो एक पिंड के रूप में एकत्रित होने लगते हैं और फिर वो जाइलम के नीचे दब जाते हैं, और इसी के साथ द्वितीयक मज्जाकिरण भी बनती है। अब डायग्राम देखते हैं। ये किसका है, अनुप्रस्थकार द्विबीजपत्री तन्य की द्वितीयक वृद्धि का। ये क्या, बरात बच्चा, उसके नीचे क्या होगा, बलकुट। प्राथमिक फ्लोएम 7 केबियम फ्लोएम और जाइलम को क्या काट रहा है, ये ग्रीन कलर की लाइन केबियम काट रही है इनको, और प्राथमिक जाइलम, और ये क्या है, पित्त। तो पित्त की और ये क्या है, फिर जाइलम ज़्यादा बनेंगे और ये फ्लोएम कम बनेंगे। इसमें भी यही दिखा रखे हैं। अंतरापोलीय केबियम कौन सा होगा, इनके बीच वाले केबियम को क्या कहेंगे, जो आपस में इनको जोड़े रखता है उसको अंतरापोलीय केबियम कहेंगे। मज्जाकिरण, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम और छल्ला केबियम बन जाता है। फिर ये क्या बनेगा, छल्ला केबियम। ये इसके डायग्राम दिखा रखा है। वसंत दारू अथवा शरद दारू। केबियम की क्रिया शारीरिक, क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होती है। कैसे होगी, शारीरिक, क्रियात्मक या पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान नहीं रहती। वसंत के मौसम में केबियम बहुत सक्रिय होते हैं। वसंत के मौसम में केबियम कैसे होंगे, ज़्यादा सक्रिय होंगे और अधिक संख्या में वहिकाएं बनाते हैं। अधिक संख्याओं में किसका निर्माण करेंगे, वहिकाओं का, जिसकी गुहा चौड़ी होती है। बसंत के मौसम में बनने वाले काष्ठ को वसंत दारू अथवा अगर दारू कहते हैं। बसंत में जो काष्ठ बनेगा उसे क्या कहेंगे, वसंत दारू या अगर दारू कहते हैं। सर्दियों में केबियम कुछ कम सक्रिय होता है और संकरी वहिकाएं बनाता है। इस काष्ठ को शरद दारू या पश दारू कहते हैं। बसंत का रंग हल्का होता है, इसका घनत्व भी कम होता है। शरद दारू गहरे रंग की होती है और उसका घनत्व भी अधिक होता है। दो प्रकार के काष्ठ एकांतर सकेंद्र वल्य के रूप में होते हैं, जिन्हें वार्षिक वल्य कहते हैं। आप इन वार्षिक वल्यों को गिनकर वृक्ष की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। इस लाइन को आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा, अंडरलाइन लगा लीजिएगा। वार्षिक वल्य क्या है।
क्वेश्चन ये बनता है। वार्षिक वलय वो होते हैं जिसको गिनकर हम पौधों की आयु का पता लगा सकते हैं। और ये कैसे होता है, ये जब सर्दी और गर्मी में दो छल्ले बनते हैं पौधों में, क्योंकि जब सर्दियों में बसंत में जब नई फूल निकालते हैं, फूल को या फिर कली निकालते हैं, नई फूट निकालते हैं पौधे, तो उनमें जो वलय होते हैं वो हल्के हरे रंग के होंगे और साथ में उनका घनत्व कम होगा। और जब बाद के जो सर्द ऋतु के बनते हैं वो उनके वलय कैसे होंगे, गहरे रंग के होंगे और उनकी वहिकाएं कैसी होंगी, संकरी होगी, वो भूरे रंग के होंगे। तो उन दोनों के वलयों में अंतर को पता लगाकर हम वार्षिक वलयों की गिनती कर सकते हैं। ये क्या होगा, वसंत दारू और शरद दारू के बारे में बताया गया है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अंतःकाष्ठ या सरदारू। लंबी आयु वाले वृक्षों में द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग विशेषतः तने तथा तने का केंद्रीय भाग अथवा सबसे भीतरी भाग काले भूरे रंग का होता है। एक बार फिर देखते हैं। लंबी आयु वाले वृक्षों में द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग विशेषतः तने का केंद्रीय भाग सबसे भीतरी भाग काले भूरे रंग का होगा। जितनी ज्यादा एज का पौधा होगा उसका द्वितीयक जाइलम कैसा होगा, काले रंग का, गहरे रंग का। इसे अंतःकाष्ठ अथवा कठोर दारू कहते हैं क्योंकि ये अंदर का काष्ठ है, अंदर का काठ है। अंतःकाष्ठ में बहुत से कार्बनिक यौगिक जैसे टैनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ तथा आवश्यक तेल होते हैं। अंतःकाष्ठ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, टैनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ, आवश्यक तेल होते हैं। यौगिक जैसे टैनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ अथवा आवश्यक तेल होते हैं। ये पदार्थ अंतःकाष्ठ को कठोर चिरस्थायी बनाते हैं और लकड़ी को सूक्ष्म जीवों तथा कीड़ों से भी बचाते हैं। इस क्षेत्र में ये मृत तत्व होते हैं जिनकी बीती बहुत ही लिग्ननी होती है। इसे हर्द दारू कहते हैं। क्या कहेंगे, हर्द दारू। अंतःकाष्ठ पानी का सेवन नहीं करता, यह केवल तने को यांत्रिक सहारा देता है। द्वितीयक जाइलम के परिधि क्षेत्र को रसदारू कहते हैं जो हल्के रंग का होता है और इसमें सजीव प्रेरकाइमा कोशिकाएं होती है। यह मूल से पानी तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। इसमें नॉर्मल रूप से क्या कहा गया है, जो अंतःकाष्ठ होता है वो गहरे रंग का होगा, उसमें तेल, टैनिन, रेजिन, खुशबूदार पदार्थ का जमाव होगा और ये मृत काष्ठ होगा, कठोर होगा, चिरस्थायी होगा। इसे हृदय दारू भी कहते हैं। इनकी भित्ति में बहुत ज़्यादा लिग्ननी होती है। और द्वितीयक जाइलम है कि परिधि क्षेत्र को क्या कहेंगे, रस दारू कहेंगे, जो हल्के रंग का होगा। इसमें संजीव प्रेरकाइमा कोशिकाएं होती है। द्वितीयक जाइलम में संजीव प्रेरकाइमा कोशिकाएं होती है। यह मूल से पानी तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। आगे हम करते हैं कोर्केबियम। जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों बाहरी वलकुट बृहद त्वचा की सतह टूटती जाती है। मतलब तने की परिधि में वृद्धि होती है, बाहरी वलकुट है उसकी बृहद त्वचा की सतह टूटती जाती है। उन्हें नई संरक्षी कोशिकाओं की सतह की आवश्यकता होती है, इसलिए एक दूसरे मेरिस्टेमी उत्तक तैयार हो जाते हैं। इन्हें कोर्केबियम अथवा कागजन कहते हैं। यह प्राय वलकुट क्षेत्र में विकसित होता है। क्या कहा गया है कि तने की परिधि में वृद्धि, तने जैसे जैसे ऐसे परिधि में उसकी वृद्धि होगी तो उसकी बाहरी वलकुट या बृहद त्वचा वो उनकी सतह टूटने लगती है, तो उनको अपनी रक्षा के लिए एक नई कोशिका की जरूरत होती है। वहाँ पर क्या होगा, फिर वहाँ पर एक नई मेरिस्टेमेटी उत्तक तैयार होंगे। वो मेरिस्टेमेटी उत्तक कौन से होते हैं, जिनमें कोशिका का विभाजन ज़्यादा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कोर्केबियम या कागजन। और ये कहाँ पर विकसित होते हैं, कोर्केबियम या कागजन, वलकुट क्षेत्र में। वलकुट क्षेत्र कहाँ होता है, बाहरी बृहद त्वचा के नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है, वलकुट क्षेत्र। आगे देखते हैं। यह कुछ मोटी अथवा और संकरी पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिकाओं की बनी होती है। कैसी होगी, मोटी संकरी पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिकाओं की बनी होती है। कागजन दोनों ओर कोशिकाओं को बनाता है। बाहर की ओर कोशिकाएं कार्क तथा अथवा काग में बंट जाती है और अंदर की ओर कोशिकाएं द्वितीयक वलकुट अथवा काग स्तर में विभाजित हो जाती है। ये कागजन है, ये दोनों ओर की कोशिकाएं बनाएगा, दोनों, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। बाहर की वाली को हम कोर्क या काग बोलेंगे और अंदर वाली को द्वितीयक वलकुट या काग स्तर कहेंगे।
कार्क में पानी प्रवेश नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? पानी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति पर सुवेरिन जमा होता है। सुवेरिन का जहाँ जमा होगा वहाँ पर क्या करेगा? पानी प्रवेश नहीं करेगा। यह हमने द्विबीजपत्री पौधों की जड़ में भी पढ़ा था। कैसपेरी पट्टी होती है, उनमें क्या होता है? सुवेरिन का जमाव, और उनमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता। ये कॉर्क है, ये नाम आपने सुना होगा। बोतलों की ढक्कन में यूज किया जाता है, लेबोरेटरी की बोतलों में, या फिर आपने इसको जरूर सुना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता, लीकेज नहीं होती, बोतल लीक नहीं होती कॉर्क। इसलिए पौधों की जो तना होता है उसकी कॉर्क का क्या किया जाता है? बोतल के ढक्कन के रूप में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें लीकेज नहीं होती। पानी सुवेरिन को, इसकी भित्ति में सुवेरिन के जमाव के कारण पानी लीक नहीं होता। द्वितीयक वलकुट की कोशिकाएं प्रेरकायमी होती है। इनकी कोशिकाएं कैसी होंगी? प्रेरकायमी। कागजन, काग तथा काग मिलकर परिचर्म बनाते हैं। परिचर्म का क्या मिलाएंगे? कागजन और काग मिलकर क्या बनाएंगे? परिचर्म। कॉर्क कैबियम की क्रियाशीलता के कारण वलकुट की बाहरी परत अथवा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है। कॉर्क कैबियम की क्रियाशीलता के कारण वलकुट की बाहरी त्वचा या बाह्य त्वचा पर क्या पड़ेगा? दबाव पड़ेगा। और अंततः ये परतें मृत हो जाती है, मतलब ये परत मर जाएगी और उतर जाते हैं। क्रियाशील कॉर्क कैबियम के बाहर जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं वे छाल वलक बनाती हैं। कॉर्क कैबियम के बाहर वाली जितनी भी कोशिकाएं होंगी क्या बनाएगी? छाल वलक, मतलब तने का छाल बना देगी। छाल वलक एक गैर तकनीकी शब्द है जो वाहिका कैबियम से बाहर तक के ऊतकों को संदर्भित करता है, अतः इसमें द्वितीयक फ्लोएम भी शामिल है। मौसम शुरुआत में जो छाल बनती है उसे प्रारंभी या कोमल छाल कहते हैं, और मौसम के अंत में बनने वाली छाल को पश्च या कठोर छाल कहते हैं। छाल वलक की रचना में विभिन्न प्रकार की सममिति कोशिकाओं के नाम लिखिए। कुछ क्षेत्रों में कागजन कॉर्क कोशिकाओं के बजाय बाहर की ओर प्रेरकायमी कोशिकाएं बनाता है। क्या बनाएगा? कागजन व कॉर्क कोशिका बनाने के बजाय प्रेरकायमी कोशिका बनाता है। ये प्रेरकायमी कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती है और लेंस के आकार के छिद्र बनाती है। प्रेरकायमी कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाएगी और लेंस के आकार के छिद्र बनाती है, जिसे क्या बोलेंगे? वातरंध्र। वातरंध्र क्या बोलेंगे? जो तने पर प्रेरकायमी कोशिकाएं होती है बाह्य त्वचा पर, वो फट जाती है और लेंस के आकार के छिद्र बनाती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? वातरंध्र। ये बाहरी वायुमंडल से तने की भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये अधिकांश काष्ठीय वृक्षों में पाए जाते हैं। इसका डायग्राम देखते हैं वातरंध्र का। ये डायग्राम किसका है? छाल वलक का। वातरंध्र का ये डायग्राम है वातरंध्र और छाल वलक का। ये बाह्य त्वचा, पूरक कोशिकाएं, कॉर्क कैबियम, द्वितीयक वलकुट। अब हम देखते हैं मूल द्वितीयक वृद्धि, मतलब जड़ में द्वितीयक वृद्धि। द्विबीजपत्री मूल में सेवन कैबियम का उद्भव पूर्णतः द्वितीयक होता है। कैसा होता है? द्वितीयक। यह फ्लोएम बंडल के तुरंत नीचे परिरंभ ऊतक के कुछ भाग प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित ऊतकों से उत्पन्न होता है और एक अखंड लहरदार छल्ला बनाता है। यह बाद में वृत्ताकार बन जाता है, जिसका डायग्राम नीचे देखेंगे हम। इसके आगे की घटनाएं द्विबीजपत्री तने की तरह होती है जो ऊपर बताई जा चुकी है, जिसमें जिम्नोस्पर्म की मूल तथा तने में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। जिम्नोस्पर्म की मूल तथा तने में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें कैबियम एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। अब डायग्राम देखते हैं। बाह्य त्वचा, वलकुट, प्राथमिक फ्लोएम, कैबियम सल्ला, अंत त्वचा, परिरंभ, प्रोटोजाइलम। आपको ये सारे नामों की डेफिनेशन अब तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर ना आ रही है तो आप लेक्चर को बार बार देखिएगा, सुन लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। बार बार वही वर्ड रिपीट हो रहे हैं। बाह्य त्वचा, परिरंभ।
वलकुट, प्राथमिक फ्लोएम, वार्षिक वलय, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक मज्जा किरण। इसमें ये दिखा रहा है बृहत बच्चा वलकुट, सेवनिक केबियम, द्वितीयक फ्लोएम, प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक जाइलम, वलकुट। आप अपने एग्जाम में डायग्राम जितना ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ करके आएंगे आपको मार्क्स उतने ही ज़्यादा मिलेंगे अगर आप +1 के स्टूडेंट हैं तो। अगर आप टीजीटी पीजीटी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए और डायग्राम को अच्छे से समझना चाहिए। और अगर आप +1 के स्टूडेंट हैं तो आप डायग्राम को रफली ड्रॉ करके देखिए। आपको अगर डायग्राम समझ में आ जाएगा तो लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। इसके साथ ही अपना अध्याय नंबर 6 कंप्लीट होता है। कल हम अध्याय नंबर 7 को शुरू करेंगे और जितना हो उसके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िएगा। हम और भी अच्छे तरीके से मेहनत करके आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।